नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है और हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। उसका नाम है प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य, प्रकार एवं स्रोत। अंग्रेजी में इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा एंड टाइप्स एंड सोर्सेज कहा जाता है। सभी प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्यों का विशेष महत्व होता है। यह जहाँ प्राकल्पना और सिद्धांत के बीच की कड़ी होती है, वहीं सामाजिक सर्वेक्षण में समस्या और उसके समाधान की योजना का आधार होती है। यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं। जब कोई छात्र किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित करता है, तो वह शिक्षण संस्था से संबंधित विभिन्न तथ्यों अर्थात सूचनाएं को एकत्र करता है। जैसे प्रवेश आवेदन पत्र कहाँ और कब से मिलने प्रारंभ होंगे, आवेदन देने की अंतिम तिथि क्या है, प्रवेश के लिए न्यूनतम प्राप्तांक कितने प्रतिशत है, वार्षिक शुल्क कितना है, छात्रावास की सुविधा है या नहीं, संस्था में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, संस्था में पढ़ाई कैसी होती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कितनी है आदि। इसी प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन में भी प्राकल्पना अथवा समस्या से संबंधित स्वीकृत एवं प्रमाणित सभी प्रकार की सांख्यिकी के रूप में तथ्य, सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े, प्रमाण, कार्य कारण संबंध, वस्तु स्थिति आदि जो कुछ भी एकत्रित की जाती है, वह वैज्ञानिक भाषा में तथ्य या सामग्री कहलाती है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे तथ्यों का अर्थ एवं परिभाषा का। तथ्य या आधार सामग्री अंग्रेजी के बहुवचन शब्द डाटा का हिंदी रूपांतर है। डाटा शब्द लैटिन के एक वचन डेटम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एविंग गिवन, अर्थात एक प्रदत्त वस्तु या एक दी हुई वस्तु। इसके बाद हम लोग एक परिभाषा बताएंगे आप लोगों को। हमारे समाजशास्त्री हैं थियोडोरसन एवं थियोडोरसन के अनुसार वह कहते हैं कि अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्र सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, तथ्य कहलाती है। इसके पश्चात तथ्यों के प्रकार में हमारे विद्वानों ने तथ्यों को दो भागों में बांटा है। वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्राथमिक तथ्य। अगर अध्ययनकर्ता स्वयं या अपने सहायकों द्वारा सामग्री सीधी बिना किसी माध्यम या सहायता के एकत्र करता है, तो ऐसी एकत्र सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाती है। यहाँ पर हम एक परिभाषा देंगे रॉबर्टसन तथा राइट के अनुसार। वे कहते हैं कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। प्राथमिक तथ्य को अध्ययनकर्ता अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि सामग्री संकलन की प्रविधियों के द्वारा एकत्र करता है। अवलोकन प्रविधियों में अध्ययनकर्ता स्वयं घटना का अवलोकन करके तथ्य एकत्र करता है। प्राथमिक तथ्य विश्वसनीय होते हैं क्योंकि अध्ययनकर्ता काफ़ी सावधानी पूर्वक अथवा अपनी देखरेख में संकलित करता है। दूसरा है द्वितीयक तथ्य। इसके अंतर्गत अध्ययन से संबंधित तथ्यों के संकलन का दूसरा विकल्प भी होता है, जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं सामग्री का संकलन नहीं करके दूसरों द्वारा एकत्र सामग्री को प्राप्त करके अपने अध्ययन में उपयोग करता है। तो ऐसे सामग्री को हम लोग यहाँ पर द्वितीयक तथ्य कहते हैं। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे तथ्यों के स्रोत का। हमारे विद्वानों ने तथ्यों के स्रोत को दो भागों में बांटा है।
प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के भी दो भाग हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। वैसे ही द्वितीयक के दो भाग हैं, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। अब हम यहाँ पर इन सभी तथ्यों का विस्तार से वर्णन करेंगे, इसकी विवेचना करेंगे। तो हम इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। नंबर पहला है प्राथमिक स्रोत। अंग्रेजी में इसको प्राइमरी सोर्स कहा जाता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं अथवा अपने संगठन द्वारा जिस अध्ययन में जिन क्षेत्रों में सूचनाएं, तथ्य सामग्री या जानकारी सीधी एकत्र करते हैं, वे क्षेत्र प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। पी.वी. यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों को दो प्रकारों में बांटा है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो हम इसमें पहला लेंगे प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत इसका पहला बिंदु है अवलोकन। अब अवलोकन क्या होता है, हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अवलोकन एक ऐसी प्रविधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन से संबंधित क्षेत्रों में जाकर विविध घटनाओं और दशाओं का पक्षपात रहित ढंग से देखता है व उनका संकलन करता है। इसका दूसरा बिंदु है साक्षात्कार, जिसको अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क करता है और विभिन्न पक्षों पर उनसे वार्तालाप करता है। इस प्रकार साक्षात्कार एक प्रकार का वार्तालाप है जो अध्ययनकर्ता एवं साक्षात्कारदाता के मध्य किसी अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाता है। साक्षात्कार में प्रश्नों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, इससे संकलित तथ्यों का सत्यापन करना भी संभव हो जाता है। इसी के आगे इसका नेक्स्ट बिंदु है अनुसूची। अनुसूची क्या होती है? तो अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाताओं से मिलता है और उनसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूछ कर उस सूची में लिखता जाता है। यह अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क का एक माध्यम है। अनुसंधानकर्ता स्वयं साक्षात्कारदाता के घर जाकर उसे भरते हैं। इसी दृष्टिकोण से इसे प्राथमिक संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। दूसरा बिंदु है अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसको अंग्रेजी में इनडायरेक्ट सोर्स कहा जाता है। प्राथमिक स्रोतों का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार अप्रत्यक्ष स्रोत है। इसमें शोधकर्ता या उसके व्यक्ति क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से तथ्य एकत्र नहीं करते हैं, बल्कि किसी अन्य माध्यम के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, जैसे प्रश्नावली, आकाशवाणी, दूरभाष आदि। इसके कुछ स्रोत है, उसका भी हम यहाँ पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो है इसका प्रश्नावली। इसको अंग्रेजी में क्वेश्चनियर कहा जाता है। तो प्रश्नावली क्या होती है बच्चों, उस प्रकार से हैं। प्रश्नावली सामग्री संकलन की एक ऐसी अप्रत्यक्ष विधि है जिसका प्रयोग तथ्य एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक तथ्य एकत्र किए जाते हैं। इस पद्धति में शोधकर्ता सूचनादाताओं से पत्र व्यवहार के माध्यम से संपर्क करता है। प्रश्नावली एक प्रश्नों की सूची है जिसे शोधकर्ता अपनी अध्ययन की समस्या से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए स्वयं बनाता है तथा अध्ययन क्षेत्रों के सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेज देता है। सूचनादाता प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखकर प्रश्नावली को डाक द्वारा वापस शोधकर्ता को भेज देता है। इस प्रणाली में सूचनादाता का शिक्षित होना आवश्यक है, तो इसको यहाँ पर हम प्रश्नावली कहेंगे। इसका दूसरा बिंदु है दूरभाष साक्षात्कार। इसको अंग्रेजी में टेलीफोन इंटरव्यू कहा जाता है। इसमें शोधकर्ता दूरभाष के द्वारा सूचनादाता से साक्षात्कार करता है, अर्थात उनसे प्रश्न पूछकर तथ्य एकत्र करता है। इस साधन में उन्हीं सूचनादाताओं से तथ्य एकत्र करना संभव है जो दूरभाष पर उपलब्ध हो सकते हैं। यह प्रविधि वहाँ उपयोग में लाई जा सकती है जहाँ पर
दूरभाष सेवा उपलब्ध हो, इसको दूरभाष साक्षात्कार कहा जाता है। इसका तीसरा बिंदु है आकाशवाणी या टेलीविज़न अपील, रेडियो और टेलीविज़न अपील्स। इस प्रविधि में आकाशवाणी के द्वारा श्रोताओं से विषय के संबंध में अपने विचार, सूचना तथा प्रतिक्रिया भेजने के लिए अपील की जाती है। इस उपकरण द्वारा एक विशाल क्षेत्र में फैले सूचनादाताओं से एक साथ संपर्क करना संभव होता है। इसको हम आकाशवाणी या टेलीविज़न अपील कहते हैं। तथ्यों के प्रकार का दूसरा जो स्रोत है वो है द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज। जिन स्रोतों से द्वितीयक तथ्य एकत्र किए जाते हैं वे सामान्य भाषा में तथ्यों के द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। द्वितीयक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। इन दोनों का हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम लोग लेते हैं व्यक्तिगत प्रलेख। इसको अंग्रेजी में पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। अब ये क्या होता है इसको समझिए आप लोग। व्यक्तिगत प्रलेख लिखित तथ्य होते हैं। यह प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनों ही रूपों में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि जो तथ्य व्यक्ति अपने अथवा समाज से संबंधित घटनाओं के संबंध में लिखता है वह व्यक्तिगत प्रलेख कहलाता है। व्यक्तिगत समाज और संस्कृति, जीवन के तरीके, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान आदि का भी वर्णन करते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत पत्र, संस्मरण, डायरी और जीवन इतिहास आते हैं और इनका हम यहाँ पर सभी का विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। इसका पहला बिंदु है पत्र, जिसको अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। अब ये क्या होता है इसको सुनिए आप। पत्र व्यक्तिगत तथा गोपनीय होते हैं, इसलिए इनके द्वारा प्राप्त जानकारी सत्य, यथार्थ, वास्तविक और विश्वसनीय होती है। शोधकर्ता पत्रों द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र कर सकते हैं। व्यक्ति पत्र अपने निकट संबंधियों, मित्रों तथा व्यक्तियों को लिखता है। पत्र में व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं, समस्याओं, उपलब्धियों, विचारों, अनुभवों, स्नेह, प्रेम, घृणा आदि को लिखता है। दूसरा बिंदु है संस्मरण। इसको अंग्रेजी में मेमोरीज कहा जाता है। संस्मरण व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, रोमांचकारी अनुभव, यात्राओं का वर्णन आदि के होते हैं। अनेक लोगों ने जैसे कोलंबस, फायान, मेगस्थनीज एवं वेनसान आदि ने अपने संस्मरण लिखे हैं। अनेक लोग अपने संस्मरण अन्य लोगों को छाव से सुनाते हैं, तो ये सब संस्मरण के अंतर्गत आते हैं। इसका तीसरा बिंदु है डायरियाँ। अंग्रेजी में इसको डायरीज कहा जाता है। अनेक लोग प्रतिदिन अपने जीवन की घटनाएं जो कि त्यों लिखते हैं। डायरी गोपनीय दस्तावेज है, इसलिए व्यक्ति अपने जीवन के गोपनीय तथा महत्वपूर्ण सत्य को निसंकोच डायरी में लिख देता है। व्यक्ति अपनी डायरी में वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रूप से लिखता है, इसलिए डायरियाँ व्यक्तियों की गोपनीय व्यक्तिगत सूचना एकत्र करने के अच्छे द्वितीयक स्रोत भी हो सकते हैं। इसका चौथा बिंदु है जीवन इतिहास, जिसको अंग्रेजी में लाइफ हिस्ट्री कहा जाता है। जीवन इतिहास को तथ्यों के संकलन के लिए द्वितीयक स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। यहाँ पर हमारे जो समाजशास्त्री है जॉन मेज, वो कहते हैं कि वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी तथ्यों के लिए किया जाता है। विद्वानों ने जीवन इतिहास को यहाँ पर भी दो भागों में बांटा है। आत्मकथा, जिसको हम अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आत्मकथा क्या होती है? जिसे व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है वह आत्मकथा कहलाती है। दूसरा है जीवन चरित्र, जिसको अंग्रेजी में बायोग्राफी कहा जाता है। जिसे लिखने वाला व्यक्ति स्वयं के बारे में न लिखकर अन्य व्यक्ति को जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। सामान्यतया लेखक ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के जीवन चरित्र लिखा करते हैं। यह दोनों ही तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। इसका दूसरा प्रकार है सार्वजनिक प्रलेख,
जिसको अंग्रेजी में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। कभी कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी तथ्य एकत्र किए जाते हैं और जब उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है तो वह स्तर पर भी तथ्य एकत्र किए जाते हैं और जब उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है तो वह भी सार्वजनिक प्रलेख माना जाता है। विद्वानों ने सार्वजनिक प्रलेखों को प्रकाशन की विशेषता के आधार पर दो प्रकारों में बांटा है। पहला है प्रकाशित प्रलेख और दूसरा है अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख अनेक प्रकार की संस्थाएं, समितियां या संगठन समय समय पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक तथ्य एकत्र कराते रहते हैं और लोगों की सूचनार्थी ने प्रकाशित भी करना होता है। प्रकाशित प्रलेख कहलाते हैं। व्यक्तिगत दूसरा है शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन तथा आयोगों के प्रतिवेदन। फोर्थ है व्यावसायिक संस्थाओं तथा परिषदों के प्रकाशन। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन और अंतिम बिंदु, छठा बिंदु है पत्र पत्रिकाएं। इसके बाद है अप्रकाशित प्रलेख। अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठन है जो समय समय पर समाज से संबंधित सूचनाएं और तथ्य एकत्र करते रहते हैं। अनेक प्रतिवेदन तैयार करते रहते हैं। कई ऐसे प्रतिवेदन होते हैं जो गोपनीय होते हैं, उनको प्रकाशित करना सार्वजनिक में नहीं होता है, इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं करवाया जाता। इनको अनुसंधानकर्ता विशेष लेख अथवा प्रलेख कहते हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय, न्याय विभाग, पुलिस विभाग, सरकारी विभाग आदि ऐसे संगठन हैं जो समाज से संबंधित विभिन्न तथ्यों, आंकड़ों, सूचनादाताओं आदि को एकत्र तो करते हैं लेकिन उन्हें गोपनीय रखने के कारण प्रकाशित नहीं करवाते हैं। ये प्रतिवेदन, दस्तावेज तथा सूचनाएं सुरक्षित तथा गोपनीय रहते हैं। इन तथ्यों को अप्रकाशित प्रलेख कहा जाता है। इसके अंतर्गत अप्रकाशित प्रलेख का पहला बिंदु इस प्रकार से है। पहला बिंदु इसका है अभिलेख, जिसको अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। अभिलेख तथ्यों के द्वितीयक स्रोत होते हैं। अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठन या विभाग अपने अपने कार्यों के क्षेत्र के अनुसार तथ्य, आंकड़े और सूचनाएं एकत्र करते रहते हैं। इनमें गोपनीय तथा अगोपनीय अभिलेख होते हैं, जिनको अभिलेख कहा जाता है। दूसरा बिंदु है पांडुलिपियां, जिसको अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। अनेक विद्वान, राजनेता, समाज सुधारक, महापुरुष अपने अपने रुचि के क्षेत्रों में बड़ी लगन और मेहनत से कार्य करते रहते हैं। विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र करते रहते हैं, उन्हें व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध करके लिखते हैं। यह लिखित सामग्री पांडुलिपि के रूप में तैयार तो हो जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती और बाद में इसका पता चलता है, तब इसे पुस्तकालय अथवा संग्रहालय आदि में सुरक्षित रखा जाता है। वहाँ इनको जनसामान्य तथा ज्ञान पिपासु पढ़ सकते हैं, शोध कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेक पांडुलिपियाँ सामग्री के द्वितीयक स्रोत के रूप में शोध कार्यों में उपयोगी भी रही है। तीसरा बिंदु है शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन। इट मीन्स रिसर्च रिपोर्ट। देश विदेशों में अनेक शोधकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करते हैं। उनका प्रतिवेदन या निबंध तैयार करते हैं। उनको उपाधि भी मिल जाती है, परंतु किन्हीं कारणों से ये शोध निबंध या विनिबंध तथा प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार के शोध कार्य अप्रकाशित होते हुए भी तथ्यों के महत्वपूर्ण तथा उपयोगी स्रोत होते हैं। इस प्रकार के तथ्य सत्य, प्रमाणित तथा विश्वसनीय भी होते हैं, जो शोध कार्यों के लिए इनका विशेष महत्व भी होता है। इसका अंतिम बिंदु है अप्रकाशित लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोकगीत, शिलालेख आदि। ये सभी द्वितीयक स्रोत के तथ्यों के स्रोत कहलाते हैं। आदिम समाजों, ग्रामीण समाजों तथा गिरिजन समाजों में मौखिक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रियों,
मानव शास्त्रियों तथा सामाजिक मानव शास्त्रों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। इन समाजों को तथा इनकी संस्कृति को समझने के लिए इन तथ्यों के स्रोतों का विशेष अध्ययन भी किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत का अध्ययन किया, इसके बारे में जाना और विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।